अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को लीनियर अलजबरा के 16th लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजबरा, जो कि हम हार्वर्ड एंटन की बुक में से चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। आज उससे नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 का ही। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस क्या होती है आज हम ये डिस्कस करेंगे। वो लास्ट लेक्चर में भी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, तो दोबारा रिपीट करेंगे कि वेक्टर स्पेसिस क्या होती हैं, जनरल वेक्टर स्पेसिस, फिर उसमें रियल वेक्टर स्पेस क्या है, सब स्पेसिस क्या हैं और लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। तो सब स्पेसिस तक आज पढ़ेंगे और इसकी एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वेक्टर स्पेस और उसके कुछ थ्योरम्स और ये चीज़ें आज अभी डिस्कस करेंगे, कुछ लेमाज इसके। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसको क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे बाई डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं कि अगर v और u दो वेक्टर्स हों। v वेक्टर कैसा है जिसके कंपोनेंट है u1 v1 v2 v3 है, और u वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स u1 u2 u3 हैं। तो आई जे के हमने पहले ऊपर फर्स्ट रो पे रख दिया और सेकेंड रो में u के यानी कि जिसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट के सारे कंपोनेंट्स रख दिए u1 u2 u3, और इस तरह से थर्ड रो में सेकेंड वेक्टर के जो सारे कंपोनेंट्स है यानी v के कंपोनेंट सारे के सारे वो रख दिए। फिर इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दिया तो ये कहलाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। इस दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाएगी। तो अगर u हमारे पास 1 2 -2 है और v इज इक्वल टू 3 0 1 है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा आई जे के 1 2 -2 3 0 1। तो इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीक़ाकार। तो उसके ज़रिए से डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2i -7j -6k। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है जो कि लास्ट में हमने स्टार्ट किया था, वेक्टर स्पेस, जो कि जर्नल वेक्टर स्पेस के नाम से है। तो सबसे पहले V एक ऐसा सेट है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसको हम वेक्टर स्पेस कहेंगे ऑन विच टू बाइनरी ऑपरेशंस, दो बाइनरी ऑपरेशंस हों। पहले नंबर पे एडिशन हो, वेक्टर्स की एडिशन हो यानी कि इन ऑब्जेक्ट्स की एडिशन हो, जो वेक्टर के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी एडिशन हो, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय अ नंबर, और किसी एक नंबर यानी कि स्केलर से मल्टीप्लिकेशन हो डिफाइंड, ऐसी दो चीज़ें डिफाइंड हों। तो फिर इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम बाय फॉर द ऑब्जेक्ट्स u v एंड w इन v, तो इनके लिए अगर ये सारे के सारे एक्सियम सेटिस्फाई करते हो तो देन v इज़ कॉल्ड वेक्टर स्पेस। और फॉलोइंग एक्सियम्स में 10 प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं। अगर ये 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करती हैं तो वो वेक्टर स्पेस कहलाती है। वो v जो सेट है वो वेक्टर स्पेस कहलाता है। अगर ये 10 की 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं करता तो वो v वेक्टर स्पेस नहीं कहलाता। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोज्ड अंडर एडिशन होता है। एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड हो, जिसमें क्या होता है कि अगर v के दो एलिमेंट लिए जाएं और इन दो एलिमेंट को आपस में ऐड कर दिया जाए तो वो v का ही एलिमेंट बने, तो इसका मतलब है ये क्लोज्ड है। तो दूसरे नंबर पे दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, आपस में कम्यूट करते हो एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी पहले एलिमेंट को पहले ऐड कर दिया जाए, बाद में दूसरे को पहले ऐड कर दिया जाए तो इसका आंसर सेम आए। तो इस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमें पता है कि अगर पहले आखिरी दोनों को ऐड करके फिर फर्स्ट को ऐड किया जाए या फर्स्ट टू को ऐड करके आखिरी को ऐड किया जाए तो आंसर सेम आ जाए, तो इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वहाँ पे होल्ड करती है। फिर इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि जीरो भी v में ही होना चाहिए, जिसको जीरो वेक्टर ऑफ v कहते हैं। यानी कि अगर जीरो को u में ऐड किया जाए या u को जीरो में ऐड किया जाए आंसर u ही आए, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इस तरह की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी चाहिए।
और पांचवी प्रॉपर्टी इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि u अगर एग्जिस्ट करता है v में तो माइनस u भी v में एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि नेगेटिव u भी एग्जिस्ट में होना चाहिए, यानी कि अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो आंसर 0 आ जाए, यानी कि एडिशन की आइडेंटिटी आ जाए। फिर उसके बाद है कोई स्केलर k ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए अगर के यू मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड होनी चाहिए। सादा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स नहीं हम कह रहे, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके वो भी क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये फिर इसके बाद प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं दो। सबसे पहले स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, यानी कि स्केलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, यानी कि ये स्केलर है के और यू और वी दोनों वेक्टर हैं तो इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये वाली होल्ड करनी चाहिए। फिर उसके बाद वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्केलर एडिशन, दो स्केलर्स ऐड कर रहे हैं और वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी कि u इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये दो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं। फिर उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होना चाहिए, यानी कि k इंटू यू एम किया जाए, यानी कि u और m को पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर k को किया जाए, या k m पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर उसके साथ इसके साथ वेक्टर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर सेम आना चाहिए। एट द एंड आखिरी प्रॉपर्टी यानी कि यूनिट एलिमेंट 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो कैसा हो, यानी कि 1 इंटू यू किया जाए तो u आंसर आना चाहिए, यूनिट एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इस तरह से ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो उसको हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो वेक्टर स्पेस शो करने के लिए क्या ये वेक्टर स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस है या नहीं, तो उसके लिए 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। लेकिन स्टेप 1 में क्या होना चाहिए हमारे पास, आइडेंटिफाई द सेट V ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट विल बिकम अ वेक्टर्स। तो जो पहले नंबर पे आइडेंटिफाई करना है जिसको हमने वेक्टर स्पेस साबित करना है, क्या वो है सही सेट, सारे का सारा बिकम आइडेंटिफाई कर दिया। फिर आइडेंटिफाई द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन V। तो फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करना है क्या चीज़, क्या कौन सा ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करना है एडिशन के लिहाज से और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ये दो चीज़ें। तीसरे नंबर पे पहली और 6 एक्सियम प्रूव करना है। पहला एक्सियम क्या है, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स प्रोड्यूस इन V, तो यानी कि क्लोज्ड अंडर एडिशन होना चाहिए ये। फिर उसके बाद क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये दो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी और एडिशन के लिहाज से भी ये दो प्रॉपर्टीज फर्स्ट और 6 प्रूव करनी है। अगर ये 3 स्टेप प्रूव हो जाते हैं, यानी कि ये 3 स्टेप होल्ड करते हैं उस वेक्टर स्पेस में, तो यकीनन वो वेक्टर स्पेस होगी। उसके लिए चौथा स्टेप चेक करेंगे। चौथे स्टेप में क्या, 2, 3, 4, 7, 8, 9 और 10 ये प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं, और ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि वो बाकी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। लेकिन फिर भी चेक करेंगे क्या ये होल्ड करती हैं या नहीं। अगर होल्ड करती हैं तो उसको इसका देखेंगे। फिर उसके बाद है दी ज़ीरो वेक्टर्स। अब ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर को ज़ीरो वेक्टर स्पेस कहते हैं जिसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट हो, जिसको ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। तो ये ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड किया जाए तो आंसर 0 ही आता है। अगर k को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी इस तरह से, ये ऑपरेशन भी सेटिस्फाई हो गए, फर्स्ट 6 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, बाकी सारे एक्सियम भी चेक कर लेंगे, ये इसमें सेटिस्फाइड होंगे। It is easy to check all the vector space axioms are satisfied, तो ये हम इजीली चेक कर सकते हैं कि ये सेटिस्फाई होंगे, तो इसको हम ज़ीरो वेक्टर स्पेस कहते हैं। इसके बाद Rn स्पेस, Rn वेक्टर स्पेस ऐसी स्पेस होती है जो कि V इज इक्वल टू Rn होता है एंड डिफाइंड एज द वेक्टर स्पेस अंडर द ऑपरेशन। तो उसमें ये एडिशन का होता है हमारे पास V और U, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में ऐड होता है, सेकंड में, थर्ड में, इस तरह से ऐड हो जाते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में अगर k स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k U1 से भी, k U2 से भी, k U3 सो ऑन k UN से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें सेटिस्फाई कर लेंगे। फिर उसके बाद है अ वेक्टर स्पेस ऑफ इन्फिनिट स्पेस ऑफ रियल नंबर्स।
ऐसी वेक्टर स्पेस जिसमें इन्फिनिट स्पेस ऑफ रियल नंबर्स हों, यानी कि रियल नंबर इन्फिनिट टाइम। लास्ट में हमने Rn स्पेस कहा जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, यानी कि n थे, और इसमें इन्फिनिट स्पेस है। तो क्या ये वेक्टर स्पेस होती है या नहीं? तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है वेक्टर एडिशन को, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। वेक्टर एडिशन के लिए क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में ऐड होता है, सेकंड कंपोनेंट सेकंड में, थर्ड में, इस तरह से nth कंपोनेंट nth में ऐड होगा, एंड इन्फिनिटी तक जितने भी एलिमेंट हैं सारे उसमें आपस में ऐड हो जाते हैं, और स्केलर मल्टीप्लाई हो जाए तो स्केलर हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इन दिस एक्सरसाइज we ask you to confirm that V has the operation of the vector space। तो ये बाकी ऑपरेशन भी सेटिस्फाई करता है। we will denote this vector space by the symbol R infinity। तो इसको हम R infinity से ज़ाहिर करते हैं ऐसी वेक्टर स्पेस को। ये भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है अंडर दिस एडिशन एंड दिस मल्टीप्लिकेशन। इस एडिशन और इस मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये, यानी कि ये सारी प्रॉपर्टीज़। और अगर एडिशन किसी और तरीक़ा से, यानी कि ऐसी कोई और डिफाइन कर दी जाए, तो उसके लिहाज से चेक करना पड़ेगा क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। फिर उसके बाद है आसान सी एक वेक्टर स्पेस है जिसको हम 2x2 मैट्रिक्स की वेक्टर स्पेस कहते हैं, जिसमें सारे के सारे मैट्रिसेस हैं 2x2 के मैट्रिसेस हैं। 2x2 के मैट्रिसेस का मतलब ये कि ऐसे सारे के सारे कॉलम हैं, मैट्रिसेस हैं, जिसमें हमारे पास सारे 2x2 के हैं, और ये इसमें सारे एलिमेंट्स रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, एंट्रीज रियल एंट्रीज हैं। तो दो हमें पता है कि जब भी दो मैट्रिसेस आपस में ऐड होते हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में, यानी कि A11 एंट्रीज A11 वाली एंट्रीज में ऐड हो जाएगी, A22 वाली इसी तरह से, A12 वाली 12 वाली में। तो इस तरह से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री जो होगी वो उसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री में ही ऐड होगी, और जिसका ऑर्डर सेम होता है वही मैट्रिसेस आपस में ऐड होते हैं, जिनका ऑर्डर सेम नहीं होता वो मैट्रिसेस ऐड नहीं होते। अगर यहाँ पे कहा जाता प्रूव दैट द वेक्टर स्पेस हैविंग ऑल द मैट्रिसेस, तो ऑल द मैट्रिसेस के लिए हम इसको प्रूव नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम 2x2 को 3x3 के ऑर्डर के मैट्रिक्स में ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो एडिशन ही पॉसिबल नहीं थी, तो इस तरह से हम इसको वेक्टर स्पेस नहीं साबित कर सकते थे। तो यहाँ पे 2x2 के सारे मैट्रिसेस हैं, तो 2x2 के सारे मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं, और इनके साथ के स्केलर मल्टीप्लाई करें तो हर एंट्री के साथ के स्केलर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे वेरीफाई हो गई। तो बाकी सारे के सारे एक्सियम्स भी हम प्रूव कर लेंगे, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 10 ये भी होल्ड करेंगे यहाँ पे। तो इसको हम कंफर्म कर लेंगे, तो आसानी से कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से, तो फॉर एग्जांपल हम एक एक्सियम प्रूव करने लगे हैं। एक्सियम नंबर 2 क्या कहता था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, यानी कि u को v में ऐड कर लिया जाए तो आंसर वही आएगा जो v को u में ऐड करने से आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखें आप लोग, तो ये पहले मैंने u को v में ऐड किया, तो ये फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड हो गई, सेकंड में, थर्ड में। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा u11 v11, इसी तरह से u11 u प्लस आते जाएंगे सब में। इसी तरह से दूसरी एंट्री आ जाएगी u12 प्लस v12, इसी तरह से थर्ड एंट्री आ जाएगी u21 प्लस v21, और फोर्थ एंट्री आ जाएगी u22 प्लस v22। तो इस तरह से अब इसको पहले लिख लें। एडिशन में हमें पता है 1 + 5 किया जाए या 5 + 1 किया जाए आंसर सेम आता है। तो इस तरह से रियल में हमारे पास इनको हमने चेंज कर दिया, v11 पहले कर दिया प्लस कर दिया u11। तो इस तरह से यानी कि पहली एंट्रीज ये आ गई v की, तो ये इज इक्वल टू आ गया v + u के। तो इस तरह से सिमिलरली सारे 3, 7, 8 और 9 एक्सियम्स इसी तरह से सेम प्रूव हो जाएंगे। फिर उसके बाद टू कन्फर्म द एक्सियम नंबर 4 यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ऐसा क्या 0 वेक्टर्स यानी कि सारे एंट्रीज 0 हों तो ऐसा मैट्रिक्स भी होगा 2x2 में। तो ये हमारे पास 0 0 0 ये करता है एग्जिस्ट, जिसको u में ऐड किया जाए तो आंसर u ही आता है। तो इस तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट भी है इसमें।
तो u को v में ऐड किया जाए या v को u को 0 में ऐड कर दिया जाए या 0 को u में ऐड कर दिया जाए, आंसर u ही आएगा। तो इस तरह से ये वेरीफाइड है। फिर उसके बाद इन्वर्स एलिमेंट, क्या एडिशन के लिहाज से इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इसको भी हम देख लेंगे। माइनस यू माइनस माइनस सारी एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस यू भी एग्जिस्ट करता है यू के अंदर, वी के अंदर, इस वेक्टर स्पेस में जिसमें सारे के सारे 2x2 मैट्रिक्स हैं। तो इस तरह से u माइनस यू प्लस माइनस यू किया तो ये आइडेंटिटी आ गया। तो इस तरह से वन एलिमेंट, आखिरी 10th प्रॉपर्टी जो थी, यानी कि ऐसा वन भी एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको u के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो u ही आ जाए। तो इस तरह से ये भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से ये 10 की 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होगी तो वो वेक्टर स्पेस है। इसके बाद है सेट ऑफ अ सेट दैट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, ऐसा सेट जो कि वेक्टर स्पेस नहीं है। अगर v इज इक्वल टू R2 अंडर यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने डिफाइन की थी उसके लिहाज से तो ये वेक्टर स्पेस था, लेकिन अभी हमने v इज इक्वल टू R2 ऐसा ले लिया कि डिफाइन एडिशन डिफाइन कर ली और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर ली। और ऑपरेशन कैसे हैं, ऐसे u इज इक्वल टू u1 u2 है और v इज इक्वल टू v1 v2 है, और इसको ऐड किया तो ऐसे ही डिफाइन किया एडिशन जिसमें हमने ऐड किया तो पहले में ऐड हो रहा है, दूसरा दूसरे में ऐड हो रहा है, ये ठीक है, एडिशन वही यूजुअल एडिशन ही है। लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने जस्ट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, दूसरे एलिमेंट को 0 कर दिया। अब क्या इसके ज़रिए से हम ये चेक करते हैं, जो ये हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन की है, ये ऑपरेशन जो डिफ़ाइन किया है, इन ऑपरेशन के लिहाज से क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो उसके लिए u हमने ये एलिमेंट ले लिए और v के ये एलिमेंट ले लिए, k 7 ले लिया। अब इस मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करें तो हमारे पास ये वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही प्रॉपर्टी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, जो हमने ku इज इक्वल टू हमने प्रूव करना था, ku भी इसी में बिलोंग करना चाहिए, इसी में होना चाहिए। तो ये हमारे पास 1 इंटू ये 10th प्रॉपर्टी थी, 1 इंटू यू किया जाए यानी कि u ही आंसर आना चाहिए। तो ये नहीं आ रहा, यूनिट एलिमेंट नहीं है, यूनिट एलिमेंट इसके ज़रिए से प्रूव नहीं हो रहा, 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है ये वेक्टर स्पेस नहीं है। v इज इक्वल टू R2 जिया, और जिस ऑपरेशन के तहत v यानी कि हमने ऑपरेशन चेंज कर दिया, ये एडिशन वैसे की वैसे ही कह दी, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि अगर ku किया जाए तो वो इज इक्वल टू ku1 और दूसरा एलिमेंट, दूसरी एंट्री जो है वो 0 हो जाती है, यानी कि सेकंड कंपोनेंट इसमें 0 हो जाता है। तो इस तरह से हम आसानी से चेक कर सकते हैं कौन सी वेक्टर स्पेस है कौन सी नहीं है। तो 1 इंटू यू किया तो 1 इंटू u1 u2 किया तो वो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 इंटू u1 0 तो वो u के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है v इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस विद दी स्टेटेड जो कि डिफाइन किए गए हैं, स्टेट किए गए हैं ऑपरेशंस, इन ऑपरेशंस के लिहाज से ये वेक्टर स्पेस नहीं है। एन यूनिवर्सल वेक्टर स्पेस क्या होती है, v अगर सेट ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर्स हो, पॉजिटिव रियल नंबर हो और u इज इक्वल टू स्मॉल u और v इज इक्वल टू स्मॉल v हो, b एन वेक्टर्स, तो ये दो वेक्टर्स हों, तो इस तरह से u प्लस v इज इक्वल टू u इंटू v और k u इज इक्वल टू u रेज टू पावर k। तो इस तरह से ये हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है, इसको हम यूनिवर्सल वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो इसमें देख सकते हैं 1 इंटू 1 करें, 1 प्लस 1 करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो ये हमारे पास ये इस तरह से ये सारे के सारे एक्सियम्स इसमें चेक कर सकते हैं। u प्लस 1 करें तो u इंटू 1 हो जाएगा, तो यानी कि u आंसर आ रहा है, तो ये यानी कि सेटिस्फाई है। तो इस तरह से 4th एक्सियम, 5th एक्सियम भी हम देख सकते हैं वेक्टर स्पेस का, 7th एक्सियम भी देख सकते हैं। तो इसको हम यूनिवर्सल वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो इसके बाद एक छोटा सा थ्योरम है जिसमें हमारे पास 0 इंटू यू इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 वेक्टर अगर लिया जाए और किसी और वेक्टर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इज इक्वल टू 0 होता है। और इसी तरह से स्केलर को अगर
हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पहले भी स्केलर ज़ीरो था, ज़ीरो वेक्टर नहीं था, स्केलर ज़ीरो था और इस एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था तो ये ज़ीरो वेक्टर आंसर आया था। इसी तरह से के अगर स्केलर को हम किसी ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी ज़ीरो वेक्टर आंसर आता है, और -1 को अगर यू वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो -u आंसर आता है। इफ़ के यू इज इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो हो तो इसमें या तो के ज़ीरो होगा या यू ज़ीरो होगा। ये चार छोटे छोटे एक्सियम्स हैं, जिस छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, तो इसमें से एक को प्रूव कर लेते हैं। वी कैन राइट, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसमें, अगर u ज़ीरो इंटू यानी कि ज़ीरो स्केलर का लिया और वेक्टर u है, अगर इसको हम लिखें 0 इंटू यू प्लस 0 इंटू यू, इस तरह से लिख सकते हैं बिल्कुल। और ये हमें पता है कि वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, जिसमें 8th प्रॉपर्टी में हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से अगर को डिस्ट्रीब्यूट करें स्केलर एडिशन पर तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका मतलब है 0 प्लस 0 इंटू यू लिख सकते हैं। तो इसी तरह से सेम 0 इंटू यू, तो ये लिख दिया। तो ये प्रॉपर्टी नंबर जो है वो हमारी पहली प्रॉपर्टी के लिहाज से हमने इसको ऐसे कर दिया। फिर उसके बाद है बाई एक्सियम 5, तो ये भी हम कह सकते हैं कि अगर 0 इंटू यू एग्जिस्ट करता है तो -0 इंटू यू भी एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर, वेक्टर स्पेस के अंदर। हमने कहा कि इन्वर्स भी हर एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट करता है, तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसको हमने इसमें अप्लाई किया। तो एडिंग दी बोथ साइड्स में दोनों तरफ से -0 यू ऐड कर दिया दोनों तरफ से। अगर दोनों तरफ से ऐड करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आपस में जो है एक दूसरे का इन्वर्स होने की वजह से क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, 0 आ गया। तो ये एक्सियम नंबर 3 के ज़रिए से तो ये हमने अप्लाई किया, तो आखिर में क्या प्रूव हो गया, 0 इंटू यू वैक्टर किया तो वो इज इक्वल टू 0 वैक्टर आ गया आंसर। तो इस तरह से ये छोटे छोटे तीनों थ्योरम्स हैं, ये आप लोग प्रूव कर लेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, ठीक है बेटे, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस हैं 4.1, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 to 18, ये आप लोग कर लेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।